हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं आइसोमेरिज्म में क्या क्या होता है और इस पे कई कई क्लासेस होगा। एक क्लास में तो कभी ख़त्म होने वाला चीज़ है नहीं ये। तो देखते हैं आइसोमर्स कहते किसको, आइसोमेरिज्म होता क्या है। 9th में आपने पढ़ा होगा सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एटलीस्ट वन, कम से कम एक प्रॉपर्टी बदल जाए और मोलिकुलर फार्मूला सेम रहे, तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि वो दो कंपाउंड आइसोमर है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कम से कम एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, तो वो दोनों आइसोमर्स कहलाएगा और इस फेनोमिना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपाउंड हमने लिया, कंपाउंड नहीं लिया, मेरे को एक सैंपल दिया गया। एक वेसल में दो वेसल है, दोनों में अलग अलग सैंपल दिया गया। एक में सैंपल ए है, एक के सैंपल को बी लिखते हैं। सैंपल मतलब कुछ और नहीं, दो कंपाउंड दिया गया है हमको। बस कुछ देर के लिए मान लो कि तुम सारे लोग एक बड़े साइंटिस्ट हो, इस कंपाउंड का स्टडी किए और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुम डिसाइड ये किए कि इस कंपाउंड के एक मोलेकुल में कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 6 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। बी के एक मोलेकुल में भी कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 6 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। सॉरी, 6 हमने लिख दिया, कार्बन का 2 एटम है। ऐसा है। मतलब ये कैसे पता चला? डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद। मतलब सिंपल है, एक्सपेरिमेंट करके तुम ये जो भी कंपाउंड तुमको दिया गया था, कंपाउंड दिया गया हुआ कैसा दिया हुआ है, जैसे तुमको नमक दिया जाए तो तुम क्या उसमें Na और Cl लिखा हुआ रहेगा? नहीं, व्हाइट कलर का पाउडर होगा। इसी तरह से दो कंपाउंड तुमको दिया गया है, ये दोनों गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों कंपाउंड का स्टडी करने के बाद, डिफरेंट रिसर्च के बाद तुम्हें पता चला कि ए का जो मोलिकुलर फार्मूला ये है और बी का भी मोलिकुलर फार्मूला वही है। क्या दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम हो जाने से हम बोल देंगे कि ये दोनों सेम कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? वो देखो, अब हमको लग तो रहा है कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, तो दोनों कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है। लेकिन हम क्या किए, एक को और बी को दोनों को ठंडा करके टेम्परेचर बहुत कम कर लिए। टेम्परेचर इतना कम कर लिए कि दोनों हो गया लिक्विड। अब दोनों का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, एक साथ दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मतलब दोनों का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा बढ़ा के दोनों का टेम्परेचर -49 डिग्री सेल्सियस, फिर थोड़ा बढ़ा के दोनों का टेम्परेचर -48 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से जब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो पता ये चला कि ए जल्दी बॉयल होने लगा और बी का बॉइलिंग अभी भी शुरू नहीं हुआ है। मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ए का कम है और बी का ज़्यादा है। सोचो, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम आया था बट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम नहीं आया। सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा? किसी भी आदमी का प्रॉपर्टी क्या होता है? गोरा, काला, लंबा और चौड़ा, और क्या? वैसे ही किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा? उसका डायपोल मोमेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, यही सब उसका प्रॉपर्टी हुआ। तो
इस दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम आया, बट प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट चेक किए दोनों का अलग अलग आ गया। कैसे चेक किया अभी हमने बताया। तो बॉइलिंग पॉइंट बी का ज्यादा आ गया, ए का कम आ गया। अब ये दोनों कंपाउंड को आइडेंटिकल तो हम नहीं बोल सकते, आइडेंटिकल तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आ गया है। अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम आता तब हम दूसरा प्रॉपर्टी चेक करते, मेल्टिंग पॉइंट, वो भी सेम आता तो दूसरा प्रॉपर्टी चेक करते। सारा प्रॉपर्टी सेम आ जाता और मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम आता, तब हम बोलते दोनों सेम कंपाउंड है। अगर कोई एक प्रॉपर्टी बदल जाए तो ये दोनों आइसोमर्स कहलाएगा, लेकिन आइसोमर्स कहलाने के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन, देन ये दोनों आइसोमर्स कहलाएगा और इस फेनोमिना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। अब हमारा पॉइंट ये है कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग आया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आने का वजह क्या है, ये वजह डिसाइड करेगा कि ये जो आइसोमेरिज्म है किस टाइप का है, स्ट्रक्चरल या स्टेरियो। स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया क्यों है। हम तो मान ही चुके थे कि हम और तुम सारे लोग साइंटिस्ट हो। अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, मतलब इसमें कनेक्टिविटी कैसे है, कौन किसके साथ जुड़ा है। तो पता ये चला कि जो दोनों कंपाउंड है, सॉरी एक मिनट भाई, मार्कर बदल लेते हैं, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, ब्लैक मार्कर। देखो पता ये चला कि इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन इस तरह का स्केलेटन है, मतलब दो कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा हुआ है। और इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा है और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर OH, इधर H, ठीक है। पता चला जब डिफरेंट स्टडी किए तो A में COC बॉन्ड है, A में COC बॉन्ड है, जबकि B में CCO बॉन्ड है। मतलब दोनों में जो स्केलेटन है, कार्बन का स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन मतलब रीढ़, कार्बन कार्बन COC चेन है, यहाँ पे COC है और यहाँ CCO चेन है, मतलब कनेक्टिविटी अलग है। एक में कनेक्टिव C के साथ O कनेक्टेड है, O के साथ C, एक में C के साथ C देन O, कनेक्टिविटी अलग है। तो अब हमको समझ में आया कि ये दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया है वो इसके कनेक्टिविटी अलग होने के वजह से ही आया होगा। अब चूंकि कनेक्टिविटी अलग होने के वजह से प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया है, स्ट्रक्चर अलग होने के वजह से प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया है, इसलिए इस दोनों कंपाउंड को कौन सा आइसोमर्स बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे और इस फेनोमिना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। पहले से तुम्हें पता है केमिकल बॉन्डिंग में हमने बताया था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम आएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। अब जरा सोचो, इस दोनों के प्रॉपर्टी में डिफरेंस इस दोनों के अलग स्ट्रक्चर होने के वजह से आया है, इस दोनों में अलग कॉन्स्टिट्यूशंस होने के वजह से हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब किसके साथ कौन कनेक्टेड है, C के साथ O के साथ C के साथ C के साथ O, अलग अलग टाइप का कॉन्स्टिट्यूशंस है, इसलिए दोनों का प्रॉपर्टी अलग आया है। मतलब इस तरह का आइसोमर्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलेंगे। इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल दोनों बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और इस फेनोमिना को आइसोमेरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। फोन मेरे को ऑफ करने दो, कोई कॉल कर रहा है।
ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने ये समझा कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होने के बावजूद प्रॉपर्टी अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से हुआ है। तो ऐसे केस में इस आइसोमर्स को स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलेंगे। ऐसा भी देखने को मिलेगा कि दो कंपाउंड है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो उसमें से एक आध प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा या दो प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी अलग कॉन्स्टिट्यूशंस अलग होने की वजह से नहीं होगा। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशंस भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, फिर भी प्रॉपर्टी अलग होगा। वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो वहां पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी अलग हुआ है। तो वहां पे एक्चुअली होता क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होने के वजह से प्रॉपर्टी बदलता है। जहां कहीं भी स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होने के वजह से प्रॉपर्टी बदलता है तो उस आइसोमर को बोलते हैं हम स्टेरियो आइसोमर, और उस फेनोमिना को बोलते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, मेरे को दिया गया दो सिंपल, दो वेसल है, इसमें दो सिंपल दिया गया, एक का नाम ए, एक का नाम बी हमने रख दिया। व्हाइट कलर का पाउडर, रेड कलर का पाउडर, कोई लिक्विड कोई गैस, इस तरह का चीजें हो सकता है। अब हम ए का जब स्टडी किए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, तो पता चला कि ए का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, मतलब ए के एक मोलिकुल में कार्बन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है और फ्लोरीन का 2 एटम है। बी का जब मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट किए, मतलब बी पे जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता किए, तो पता चला इसके एक मोलिकुल में कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, फ्लोरीन का 2 एटम है। मतलब दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आया। अब हमको लग रहा है जैसे पहले आया था कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम तो कंपाउंड सेम है, बट पहले तो सिर्फ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी कंपाउंड अलग आया था, अलग हुआ था, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी बदल गया था, बॉइलिंग पॉइंट। अभी इस दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेक किए हम, तो इस बार मेरे को बॉइलिंग पॉइंट चेक करने का मन नहीं किया, हम इस बार चेक किए डाइपोल मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट से भी हम समझा सकते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट भी दोनों का अलग आएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट भी वैरी करा के समझाया जा सकता है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम इस बार एक अलग प्रॉपर्टी चेक करते हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं। दोनों का डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं, तो ए का डाइपोल मोमेंट आ गया बी से ज्यादा। डाइपोल मोमेंट ए का ज्यादा आ गया। अब भाई दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टी अलग आ गया, इसका मतलब ये दोनों सेम कंपाउंड तो ना होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टी अलग, इसका मतलब ये दोनों आइसोमर है। अब ये इसका प्रॉपर्टी किस वजह से अलग हुआ है देखते हैं। दोनों का जब स्ट्रक्चर का स्टडी किए, कनेक्टिविटी दोनों में कैसे है, तो पता चला कि ए में कार्बन के साथ एक H और एक F जुड़ा है, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, और दूसरे कार्बन के साथ भी एक H और एक F जुड़ा है। बी में भी सेम चीज है, एक H और एक F कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से, और दूसरा कार्बन भी एक H और एक F के साथ जुड़ा है। अब जरा सोचो, ये दोनों का कॉन्स्टिट्यूशंस तो सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, दोनों में कनेक्टिविटी पैटर्न सेम है, सेम होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी बदला है। तो अब देखा गया यार कॉन्स्टिट्यूशंस भी सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दोनों में कनेक्टिविटी पैटर्न सेम है, फिर भी प्रॉपर्टी बदल रहा है, तो ये जो आइसोमर होगा ये स्ट्रक्चरल तो नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन तो दोनों में सेम है। जब फर्दर स्टडी किया गया तो पता ये चला कि ये जो कार्बन है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन HF से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल H और F से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी HF से ही जुड़ा हुआ है, HF से ही जुड़ा हुआ है। इसमें अगर देखोगे तो सेम बी में भी सेम चीज है, ये HF से जुड़ा हुआ है, HF से जुड़ा हुआ है, इधर भी HF से जुड़ा हुआ है। ध्यान देना,
HF C से C से C HF से, HF C से C से C HF से। तो कनेक्टिविटी पैटर्न सेम है, ये दोनों में अलग क्या है पता है? ओरिएंटेशन। देखो ये दोनों फ्लोरीन जो है ये ट्रांस मैनर में है, थोड़ा बहुत सीस ट्रांस हमने बताया होगा केमिकल बॉन्डिंग में। ये दोनों जो फ्लोरीन है ये सीस मैनर में है, कनेक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है ये दोनों में सेम है, ओरिएंटेशन में अलग है। एक में फ्लोरीन अपोजिट में, एक में फ्लोरीन एक ही साइड, और इसी के वजह से डाइपोल मोमेंट बदला है। कैसे? तुम जानते हो कि इस केस में डाइपोल मोमेंट अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल मोमेंट को इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, जबकि इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ रह जाएगा। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा और इसका कम। मतलब क्लियर है कि यहाँ जो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होने के बावजूद जो प्रॉपर्टी बदला है वो प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूशंस स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से नहीं बदला है, ये प्रॉपर्टी बदला है स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होने के वजह से। इसलिए इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्पेस आइसोमर्स या स्टेरियो आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स। आगे चल के पढ़ेंगे स्टेरियो आइसोमर्स के अंदर सिस ट्रांस आइसोमर्स होता है, एक्चुअली में ये वो है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे हम इसको समझने के लिए। इस पेज को हटा देते हैं। देखो दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से तीसरा एग्जाम्पल। दो वेसल है, दोनों में दो गैस दिया गया है, गैस ए गैस बी। दोनों का जब स्टडी किए तो दोनों का जो मोलिकुलर फार्मूला आया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। मतलब ए का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो ये आया है। मतलब इसके एक मोलिकुल में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन है। इसके एक मोलिकुल में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन है। मतलब दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम। दोनों का जब प्रॉपर्टी चेक किए, मेल्टिंग पॉइंट चेक किए, सेम आ गया, बॉइलिंग पॉइंट चेक किए, सेम आ गया, डाइपोल मोमेंट चेक किए, सेम आ गया। बट दोनों वेसल से जब इससे पीपीएल को पास कराए, किसको पास कराए? पीपीएल को, तो पीपीएल इधर की ओर मुड़ गया, जबकि इससे पीपीएल को पास कराए तो पीपीएल इधर की ओर मुड़ गया। ये पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक तरह का लाइट जिसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो पीपीएल को भी अलग अलग डायरेक्शन में, चूंकि ये दोनों कंपाउंड मोड़ा है, कुछ तो प्रॉपर्टी अलग हुआ, मोलिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों का कोई नहीं तो कम से कम एक प्रॉपर्टी तो अलग हुआ। अब हम पता करते हैं, अच्छा दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसलिए दोनों क्या कहलाएगा? आइसोमर। बट ये प्रॉपर्टी किस वजह से अलग हुआ? अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से अलग होगा तो बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और अगर स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होने की वजह से ये प्रॉपर्टी बदला होगा तो हम बोलेंगे स्पेस आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो अब इसमें कनेक्टिविटी देखते हैं। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा है, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है और कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है। इसमें भी सेम ही चीज है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन के साथ
फ्लोरीन जुड़ा है कार्बन के साथ, ब्रोमीन जुड़ा है कार्बन के साथ, क्लोरीन जुड़ा है। मतलब इसमें कार्बन जिससे जुड़ा है, इसमें भी कार्बन उसी से जुड़ा है, कनेक्टिविटी तो सेम है। लेकिन इसका 3D स्ट्रक्चर जब बनाया गया तो पता चला कुछ इस टाइप का चीज है। यहाँ पे H, ये फ्लोरीन है, और ऑफकोर्स टेट्राहेड्रल है तो एक डैश हो जाएगा और एक बेज हो जाएगा, Cl और इधर Br। इधर अगर देखो C है, H है, F है, ये है Br और इधर है Cl। दोनों में कनेक्टिविटी सेम है, कार्बन जिन ग्रुप्स के साथ जुड़ा है यहां पे कार्बन उन्हीं ग्रुप्स के साथ जुड़ा है, लेकिन फिर भी ये दोनों सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। कैसे समझा कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। सुपर इंपोज होने का मतलब एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखें तो सब सेट हो जाए, मतलब फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल सुपर इंपोज हो रहा है। मॉलिक्यूल का सुपर इंपोज होने का मतलब दोनों सेम चीज है। सुपर इंपोज नहीं हो रहा है मतलब सेम चीज नहीं है। अगर सेम चीज नहीं है तो हम कैसे समझे? अच्छा, पहले सेम चीज है नहीं है इसको जरा इधर समझते हैं। इसको एक मॉडल से हम दिखाते हैं, इस मॉडल से, और इसको दिखाते हैं हम इस मॉडल से। ठीक है, ये दोनों मॉडल। यहां पे देखो 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। जरा गौर करना, थोड़ा सा हम इसमें चेंज करते हैं। ये दोनों चीज देखने में एक ही जैसा लगता है, बट फैक्ट ये है कि दोनों एक नहीं है। कैसे एक नहीं है? गौर करना। इस दोनों के एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कराओ। देखो घुमा फिरा के देखो, व्हाइट के ऊपर व्हाइट, ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज आ जा रहा है, बट पर्पल के ऊपर ग्रीन आ रहा है। तुम बोलोगे तेज बन रहा है सर, इसको घुमाओ, आ जाएगा। घुमा दो ऐसे, और पर्पल के ऊपर पर्पल, ग्रीन के ऊपर ग्रीन आ तो गया, बट इधर देखो बदल गया। इसको कैसे भी घुमा फिरा के इसके ऊपर जब रखोगे तो जब ये दोनों सुपर इंपोज कराओगे, ये दोनों मैच कराओगे तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, और ये दोनों को अगर मैच कराए तो ये दोनों बदल जाएगा। मतलब ये दोनों में कनेक्टिविटी तो सेम है, बट ये दोनों में स्पेशियल अरेंजमेंट सेम नहीं है। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठा होगा, कैसे स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है सेम सर? एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा स्पेशियल चेंज करते हैं ना तो यही बन जाएगा। देखो, स्पेशियल चेंज करना मतलब इसको यहां से हटा देते हैं, इसको मतलब इस चारों में से किसी एक को निकालो। हम व्हाइट वाले को निकाल दिए, ठीक है, इसको बगल में रखते हैं, और बाकी 3 में से किसी एक को निकालो। हम पर्पल वाले को निकालें। अब पर्पल वाले को निकाल के व्हाइट वाले के जगह पे लगा दिए, व्हाइट वाले के जगह पे लगा दी, और व्हाइट वाले को पर्पल वाले की जगह पे लगा दिया। हमने कुछ किया नहीं, इसको काट के यहाँ पे, इसको काट के यहाँ पे लगा दिया। ऐसा करने का क्या मतलब है? क्या स्पेशल अरेंजमेंट ही बदला ना? जो इधर था उसको इधर, इधर था उसको इधर किया, स्पेशल अरेंजमेंट बदला। ऐसा करने से अब जरा गौर करना, ये दोनों चीज सेम हो गया। देखो, क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब अब ये दोनों सेम कंपाउंड है। पहले सेम नहीं था, किसी एक को बदल दो, ये दोनों सेम नहीं है, और ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। दोनों का कनेक्टिविटी, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों तब भी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पेशल अरेंजमेंट सेम नहीं है।
ये दोनों वही चीज है, ये दोनों का सब कुछ सेम है लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट सेम नहीं है। इस वजह से इसका ये दोनों पीपीएल को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इस वजह से इस दोनों आइसोमर्स को हम कौन सा आइसोमर बोलेंगे? इस दोनों आइसोमर्स को हम बोलेंगे, इस दोनों आइसोमर्स को हम बोलेंगे क्या चीज? स्टेरियो आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स। और इस फेनोमिना को स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब क्लियर है कि अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टी बदल गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टी बदला तो हम बोलेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। तुम जब 9-10 में पढ़ते थे तुम फॉर्मूला क्या लिखते थे आइसोमेरिज्म का? डिफरेंशिएशन या आइसोमर का डिफरेंशिएशन, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एक्चुअली वो डिफिनेशन केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कवर करता था, स्टेरियो आइसोमर्स को कवर नहीं करता था। ठीक है, तो ये था आइसोमेरिज्म पे छोटा सा डिस्कशन, हालांकि आइसोमेरिज्म अभी बहुत बड़ा है। अब हम देखते हैं, इतना से हम ये तो समझ गए कि आइसोमेरिज्म दो तरह का होगा या आइसोमर दो तरह का होगा, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा और एक स्टेरियो आइसोमर होगा। जब आइसोमेरिज्म बोलेंगे तो दो टाइप का होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या और दूसरा कौन? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म या क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, देखो आइसोमर्स, हम आइसोमेरिज्म ना लिख के आइसोमर से लिख रहे हैं। आइसोमेरिज्म फेनोमिना होता है और क्या। आइसोमर्स कितने टाइप का हो जाएगा? दो टाइप का हो जाएगा। एक को बोलेंगे स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरा हुआ स्टेरियो आइसोमर्स, स्टेरियो आइसोमर्स। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है इसका कई टाइप होता है, जिसमें से सी, पी, एम, टी, फेल, कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट फेल। ये हमने मजाक में बोला है, ये नहीं है मतलब इसका। सी का मतलब चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। पी का मतलब पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। एम का मतलब मेटामर, मेटामर। और टी का मतलब टॉटोमर, टॉटोमर। एफ का मतलब फंक्शनल आइसोमर। अगर हम आइसोमर बोलेंगे तो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटोमर्स एंड फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। अगर फेनोमिना के टर्म्स में बात किया जाए तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कई बुक्स यहां पे एक और रखता है रिंग चेन आइसोमर्स भी बोलते हैं उसको, हालांकि वो एक तरह का फंक्शनल आइसोमर्स होता है, तो हम उसको जब डिस्कस करेंगे उस समय उसको भी डिस्कस कर देंगे। तो स्टेरियो आइसोमर्स का फिर दो टाइप होगा। मतलब अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से प्रॉपर्टी अलग होगा, तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जब होगा तो उस केस में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने टाइप का हो सकता है? चेन में लेंथ अलग अलग हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। मतलब जिस टाइप के स्ट्रक्चरल चेंज के कारण यह आइसोमेरिज्म शो होगा उसी के अकॉर्डिंग इधर नाम रखा गया है। सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें आसान है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। स्टेरियो थोड़ा टफ है, ऑनलाइन समझाना स्टेरियो टफ है, ऑफलाइन में तो मजा ही आ जाता है स्टेरियो में। मतलब टफ है बट अगर अच्छे से समझा जाए और समझाया जाए तो स्टेरियो मेरे समझ से हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है।
स्टीरियोइसोमर्स का दो टाइप, एक हुआ कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगर से कॉन्फिगरेशनल, और दूसरा हुआ कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। आगे चल के हम बोलेंगे, बताएंगे तुमको कि कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर जो होता है ट्रू आइसोमर्स नहीं होता है, बट आगे बताएंगे हम कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स का फिर से दो टाइप होगा, एक को बोलेंगे इनएंशियोमर्स या इनएंशियोमेरिज्म, आइसोमर बोलेंगे तो इनएंशियोमर्स, और दूसरा को बोलेंगे डाइस्टेरियोमर्स, ठीक है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं। इनएंशियोमर्स जो होता है मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज, अभी मत समझो इसको, आगे डिटेल में हम बताएंगे। और ये होता है नॉन मिरर इमेज। नॉन मिरर इमेज क्या मतलब हम समझाएंगे आगे डिटेल में। ये जो डाइस्टेरियोमर्स है इसका फिर दो टाइप है, एक को बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर और दूसरे को बोलते हैं अदर। समझना जरा इसको। हाँ, स्टीरियोइसोमर्स का दो टाइप, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल ट्रू आइसोमर्स नहीं होता है तो इसको तुम हटा सकते हो, लेकिन इसको पढ़ेंगे जरूर। जब नंबर ऑफ आइसोमर्स तुमसे पूछा जाए तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको काउंट करेंगे तो फिर इनफाइनाइट आंसर आ जाता है, तो इसको ट्रू आइसोमर्स नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता है हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के अंदर। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स बोलो या कॉन्फिगरेशनल बोलो, एक ही बात हो गया जब इसको ट्रू आइसोमर्स बोलेंगे नहीं तो तुम चाहो तो स्टीरियो का ही दो टाइप लिख सकते हो, इनएंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स का दो, सिस ट्रांस एंड अदर। एक और कैटेगराइजेशन है स्टीरियो आइसोमर्स का। स्टीरियो ये पुराना कैटेगराइजेशन है, ये जितना भी फॉरेन ऑथर नया वाला सब है वो यही तरीका अपनाता है। पुराना कैटेगराइजेशन क्या है कि स्टीरियो का दो टाइप, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल क्या हो गया, वही सिस ट्रांस वाला, सिस ट्रांस आइसोमर्स, मतलब ज्योमेट्रिकल हो गया सिस ट्रांस आइसोमर्स। गौर करना जरा, ये जो ज्योमेट्रिकल हो गया ये हो गया सिस ट्रांस, तो ये ऑप्टिकल कौन हुआ, ध्यान देना। स्टीरियो का दो, कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल ट्रू आइसोमर्स है नहीं तो इसको हटा दो, मतलब स्टीरियो हो गया कॉन्फिगरेशनल वाला, और कॉन्फिगरेशनल का दो, इनएंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, मतलब समझ लो स्टीरियो ही दो टाइप का, इनएंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। मतलब नीचे हम लिखें देखो, स्टीरियो कितने टाइप का, इनएंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स। अब ये कितने टाइप का, सिस ट्रांस एंड अदर। अब जरा ध्यान देना, स्टीरियो हो गया सिस ट्रांस, तो ऑप्टिकल कौन हो गया, इनएंशियोमर्स प्लस अदर, मतलब इनएंशियोमर्स प्लस अदर। ये अदर क्या है बताएंगे आगे डिटेल में। कई बार लोगों को यह लगता है कि ऑप्टिकल मतलब केवल इनएंशियोमर्स, गलत बात। इनएंशियोमर्स के अलावा भी ऑप्टिकल आइसोमर्स में होता है। क्या होता है हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये था आइसोमरिज्म का ओवरऑल क्लासिफिकेशन, आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन। अब आइसोमर्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ प्रोजेक्शंस पढ़ना होगा, प्रोजेक्शंस। तो अगले लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, देखो क्या क्या प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन मतलब सिंपल वही जो तुम समझ रहा है, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, बट देखेंगे शैडो मतलब क्या है यहाँ पे। तो प्रोजेक्शन हम लोग तीन टाइप का पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में।
न्यूमैन प्रोजेक्शंस, फीसर प्रोजेक्शंस एंड सॉहॉर्स प्रोजेक्शंस। फैक्ट तो ये है कि इसी दोनों से काम चल जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम जहां पे नीड होगा बता देंगे। ये दोनों तो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। अब इस प्रोजेक्शन पढ़ने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन का। हालांकि बिना आरएस कॉन्फ़िगरेशन के भी प्रोजेक्शंस पढ़ा जा सकता है, बट आरएस कॉन्फ़िगरेशन जानोगे तो अच्छे से प्रोजेक्शन समझ पाओगे। और आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा सीआईपी रूल्स का। तो अगले लेक्चर में हमको लगता है, नहीं, अगले लेक्चर में हम सीआईपी रूल्स को लाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोजेक्शंस को पढ़ेंगे। बट अभी थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कि ये सीआईपी रूल्स का आरएस कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत क्यों है। जरा ध्यान देना, अभी कुछ देर पहले हमने ये 2 मोलेकुल दिखाया था। ये 2 मोलेकुल जो एक ही टाइप दिखता है बट एक ही नहीं है, इस दोनों का स्पेशियल अरेंजमेंट अलग है। इसी को बोलते हैं कि ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। जहां जहां स्पेशियल अरेंजमेंट अलग का बात आएगा ना, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। तो अब ये दोनों का नाम तो सेम है, बट दोनों का स्पेशियल अरेंजमेंट अलग है। तो दोनों जब अलग अलग चीज है तो नाम सेम कैसे होगा? नाम में भी तो कुछ चेंज होना चाहिए। जैसे एक ही क्लासरूम में 2 रमेश होता है तो एक को रमेश 1 रमेश 2 कर देते हैं, या एक भागलपुर वाला रमेश है, एक मुजफ्फरपुर वाला रमेश है, तो हम बोलेंगे भागलपुर वाला रमेश, मुजफ्फरपुर वाला रमेश, या जूनियर रमेश, सीनियर रमेश, इस तरह का कुछ। तो इस दोनों का प्रॉपर्टी अलग तो है, तो इसका नाम में भी तो कुछ चेंज आना चाहिए। तो इसके नाम के आगे, एक के नाम के आगे आर लगा देते हैं और एक के नाम के आगे एस लगा देते हैं जब दोनों का नाम लिखते हैं। तो किसके नाम के आगे आर लगाएंगे, किसके नाम के आगे एस लगाएंगे, ये डिसाइड करेंगे हम सीआईपी रूल से। ठीक है, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम सीआईपी रूल और उसके बाद आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद न्यूमैन, फिशर एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन, एंड देन आएंगे कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पे। कॉन्फॉर्मेशनल के बाद कॉन्फ़िगरेशनल एनालिसिस और इसके बाद आएंगे हम इधर। मतलब ये सेक्शन जो सबसे आसान है इसको हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।